नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। फुफेरे चाचा ने फुफेरे भाई की बहू की पिटाई, जख्मी बहू एमजीएम में भर्ती। कोवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 1.5 लाख के जेवरात और 11,000 नकद पर फेरा हाथ। डीएलसी ने जारी किए फरमान, कंपनियों को हर हाल में 8.33% के हिसाब से देना पड़ेगा बोनस। और कोरोना संक्रमण काल में बंद बुनकर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र फिर खुलने का बड़ा आसार, 500 महिलाओं को दिए जाएंगे प्रशिक्षण। खबरें अब विस्तार से। ह्यूम पाइप कल्याण नगर में फुफेरे चाचा पहले घर हड़प लिए और अब फुफेरे भाई की बहू की पिटाई कर दी। जख्मी बहू को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर विवाद के मामले के संबंध में विकास कुमार यादव ने बताया, घर का एग्रीमेंट उसके नाम पर है, सारे कागजात उसके पास है, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विकास ने कहा, उसके पिता के फुफेरे भाई राजवल्लभ यादव घर पर कब्जा जमा कर रखा है। सोमवार को वह अपनी पत्नी नीतू देवी के साथ घर पर गया था। राजवल्लभ ने उसकी पत्नी की पिटाई कर दोनों को घर से भगा दिया। आपका माँ बाप? मेरा पापा, मेरा माँ गुजर गई और पापा जो है वो राजवल्लभ यादव ने मारा कि तुम लोग इस घर पर मत आओ, ये मेरा बनवाया, वो झूठी बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग घर किसका नाम से है? घर मेरा नाम से है, मेरा नाम से एग्रीमेंट में सब है। तो क्या बोलता है? बोलता है कि ये तेरा घर नहीं है, मेरा घर है, झूठी बोल रहा है। आज क्या हुआ? आज हम लोग गया तो मार पीट कर हमारे पत्नी को ठीक बेहोश सब कर दिया है। कौन मारा है? राजवल्लभ यादव, बाइली आदमी कहाँ से बुलाया था। कौन है वो आपका? पापा का फुआ का लड़का लगता है। आपका क्या लगता है? मेरा चाचा लगे। कोई मारा है? हाँ, मैंने वो रिलेशन में है। रिलेशन में चाचा लगता है? हाँ, वही मारा है? हाँ। क्या चीज़ से मार दिया? वो रात से मारा है। थाना गए थे? थाना अभी जाएंगे, तो थाना वाला आए लोग फिर बोल रहा था कि इलाज करा कर उसके बाद आइए। तो कैसे क्यों मारपीट किया आप लोग के साथ? किया कि हम लोग जाकर बैठे थे घर पर, तो हम लोग बोले कि हम लोग को लॉकडाउन में भाड़ा थोड़ा देने का पैसा नहीं है, हम लोग को खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। भाड़ा में रहते हैं? हम लोग अपना घर है, हम लोग भाड़ा में रह रहे हैं। इधर कोवाली थाना क्षेत्र के खैरपाल में अज्ञात चोरों ने एक दुकान और एक मकान का ताला तोड़कर 1.5 लाख के जेवरात व 11,000 नकद की चोरी कर ली। कोवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीती रात गुमटी का ताला तोड़कर 6,000 नकद तथा गुमटी के मालिक के आवास पर भी ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लगभग 1.5 लाख के जेवरात एवं 5,000 नकद की चोरी कर ली। उस घर में रात में कोई नहीं सोता था, इसलिए चोरों ने आसानी से हाथ साफ किया। घटना के संबंध में ये भी बताया जा रहा है कि नया रुमकी का विवाह हुआ था, जिसमें विवाह के समय जेवरात आधी मिले थे। उन सारे जेवरात चोरी कर ले गए। मामले पर कोवाली पुलिस को सूचना दे दी गई है। कोवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कौन ছিল এগুলা? हम लोग सोया था, दिन में जब हम दुकान खुला उस टाइम ताला तोड़ दिया था। उसके बाद सामान सब गिरा दिया था, उसके बाद पैसा ऐसा सब चोरी कर लिया। घर में भी कुछ किया है? घर में? हाँ। दुकान में भी? दुकान में। कितना का चोरी हुआ? 1.5 लाख। 1.5 लाख का क्या? सोना चांदी। और नगद कुछ हुआ क्या? नगद घर में 6,000 था, दुकान में 5,000। वहीं जमशेदपुर से सटे चांडल क्षेत्र में बीते 5 दिनों से चले आ रहे भुयाडे स्थित रिनोविजन एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रबंधन और कामगारों के बीच विवाद सोमवार को समाप्त हो गया। डीएलसी कार्यालय में दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के तहत बोनस, न्यूनतम मजदूरी व पहचान पत्र सहित वेतन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया।
दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि उक्त कंपनी के 55 कामगार हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने डीएलसी के यहां शिकायत दर्ज कराई थी। जहां आज सुनवाई के बाद आपसी सहमति से फैसला लिया गया। वहीं फैसला आते ही कामगारों के बीच खुशी देखी गई। क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश के नेतृत्व में उप श्रमायुक्त व कंपनी प्रबंधन के साथ ये बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि पूजा से पहले सभी मजदूरों के बैंक खाते में उनके बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा, जिससे कि वो त्योहार को खुशी से मना सके। टोटल मजदूर करीब 90 कर्जदार मजदूर है और ये आज के बाद सब जो 5 दिन से हड़ताल चल रही थी धरना, त्रिपक्षीय वार्ता में आज हम लोग सफल हुए। झारखंड श्रमिक संघ के नेतृत्व में 4-5 दिन पहले से रेन्यूएबल एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड भुयाड़ी चांडिल में मजदूरों द्वारा आंदोलन चल रहा था। विभिन्न तरह का मांगे था, बोनस, पेमेंट वृद्धि, जो भी मांगे था। आज डीएलसी ऑफिस जमशेदपुर में वार्ता हुई। वार्ता में बोनस भी ये लोगों को मिलेगा, पेमेंट में जो न्यूनतम मजदूरी वो भी मिलेगा। पूजा से पहले ये लोगों का बोनस, जो भी बोनस का पेमेंट है वो ये लोग के अकाउंट में चल जाएगा और खुशी से ये लोग त्यौहार मनाएगा अपना परिवार के साथ। उधर कोरोना काल के समय बंद हुए बुनकर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र जल्द खुलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को आवेदन पत्र केंद्र से भरवाया जा रहा है। वहीं सामर्थ्य योजना के तहत 500 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। ये जानकारी विजय कुमार ठाकुर ने दी। वरीय अनुदेशक विजय कुमार ठाकुर ने बताया कि कोरोना के कारण बुनकर प्रशिक्षण केंद्र बंद किया गया था। अब इसे खोलने की तैयारी चल रही है। वही सामर्थ्य योजना के तहत साल में 500 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और कुछ पैसे भी। इसको जो है हम लोग भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के द्वारा ये सामर्थ्य योजना के अंतर्गत इसको हम लोग चालू करने जा रहे हैं, जिसमें छात्रवृत्ति की राशि 150 रुपया वर्किंग डे के आधार पर भुगतान होगा, जो कुल मिलाकर महीने में 3750 रुपये छात्रवृत्ति होगी। योजना को चालू करने के लिए हम लोग गांव में घूमकर फॉर्म भरवाने का काम शुरू किए हुए हैं। और जमशेदपुर तथा आसपास स्थित इलाकों में बसे कंपनियों को समय से कर्मचारियों को बोनस के भुगतान का निर्देश जिले के उप श्रमायुक्त के द्वारा दिया गया है। कानून के तहत कम से कम 8.33% का बोनस सभी कंपनियों को करना है। वैसे त्योहारों के मौसम में बोनस को लेकर लगातार शहर तथा आसपास के इलाकों में स्थित कंपनियों में कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच तनातनी बनी रहती है। ऐसे में जिले के उप श्रमायुक्त ने इस मामले पर स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून के तहत 5 वर्ष की ऊपर की अवधि से चल रहे तमाम कंपनी एवं संस्थान जिनके पास 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें बोनस का भुगतान करना अनिवार्य है। वहीं उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों से क्षेत्र के कई कंपनियों की शिकायत उनके पास आई है, जिसमें कर्मचारियों ने बोनस नहीं मिलने की बात कही। इस पर उनके द्वारा कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता की गई है और सभी को समय से बोनस भुगतान करने का निर्देश दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून के विरुद्ध चलकर बोनस का भुगतान नहीं करता है तो कानून सम्मत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो अपना लिख के देता है कि
ये गलत है, ये सही है। न्यूनतम मजदूरी का भी मामला था, उसको बताया कि आप इसको ग्रेडिंग कर दीजिए। भुगतान अधिनियम 1965 में स्पष्ट प्रावधान है कि सभी फैक्ट्रियों को बोनस भुगतान करना है। जो भी प्रतिष्ठान जो 20 से ज़्यादा कर्मचारी रखते हैं उनको बोनस भुगतान करना है। हाँ, ये कंडीशन दिया हुआ है कि यदि आपका प्रथम 5 वर्ष वित्तीय वर्ष ही हुआ है, आप घाटा में हैं, तो आपको यदि प्रॉफिट हुआ है तो ही भुगतान करना है, लेकिन 5 साल के बाद आप कानून के हिसाब से बाध्य हैं कि कम से कम 8.33% भुगतान बोनस के रूप में करें। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला के आदित्यपुर थाना में शांति समिति की बैठक डीएसपी चंदन कुमार वत्स की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए दुर्गा पूजा में सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए आदित्यपुर थाना में 26 पूजा कमेटियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पूजा कमेटियों को पूजा के मद्देनजर बाजा नहीं बजाने, ठेला दुकान नहीं लगाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विसर्जन में जुलूस निकालने पर रोक लगाया गया है। इसके साथ ही पंडाल में सैनिटाइजर तथा मास्क की व्यवस्था का निर्देश किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया गया है, जिस पर कई छोटे पूजा कमेटियों ने असमर्थता जताई है। इधर पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार वत्स ने बताया कि सरकार के द्वारा 21 बिंदु के गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पूजा समितियों को निर्देश दिया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा पंडाल के आसपास ठेला या दुकान लगाने, बाजा पर रोक, साथ ही विसर्जन में जुलूस नहीं निकालने के बारे में पूजा कमेटी को निर्देश दिया गया है। तो सब कुछ में चलेगा गाइडलाइन, ऐसा नहीं है। यहाँ के देखिए, कोरोना का देखते हुए काफ़ी एहतियात बरता जाएगा और जितने भी पूजा समिति के सदस्य और अध्यक्ष आए थे वो भी बता रहे हैं कि हाँ, वो लोग भी इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सभी के परिवार से जुड़ा हुआ ये पर्व है और कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी कोरोना से संक्रमित हो। तो सभी जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा निकाला गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उनका वो अनुपालन करेंगे और हम लोग भी उसको सख्ती से अनुपालन करवाएंगे। इस बार विसर्जन को क्या लगेगी? विसर्जन संबंधित जो आदेश आया है, निर्देश आया है, उसमें है कि विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा, बाकी जो भी स्थान दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा वहीं पर वो विसर्जन करेंगे। मेला में क्या? मेला इत्यादि नहीं होगा, ना ही कोई स्टॉल लगेगा और भीड़ को भी बहुत नियंत्रित रखा जाएगा। केवल 7 लोग ही एक बार में अंदर पंडाल में घुस पाएंगे। इस तरह के 22 बिंदुओं पर हम लोगों ने निर्देश दिया है और बहुत विस्तृत है और बहुत आसान है। ये एक आस्था का पूजा है, बाकी सब इसमें सहयोग करें और अग्रिम शुभकामनाएं सभी नागरिकों को मेरी तरफ से। इधर जमशेदपुर के परसोडी में 15वें वित्त आयोग के तहत क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को जिला परिषद सदस्य द्वारा दूर किया जा रहा है, जहां 8 पंचायत में 15 लाख की लागत से सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। पिछले कई दिनों से फंड की कमी के कारण क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं जस की तस बरकरार थी। 4 महीने पहले फंड निर्गत होने पर क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य राणा डे ने परसोडी के 8 पंचायत क्षेत्रों में शिलान्यास कर सड़क निर्माण कार्य में तीव्र गति प्रदान की। वही जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य राणा डे ने बताया कि 5 सालों में पहली बार फंड उपलब्ध हुआ है। पंचायत चुनाव के समय जो वादा क्षेत्र की जनता उनके द्वारा की गई थी, आज उससे वह पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया, क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को दूर करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। हाँ राणा, कितने योजना का शिलान्यास किया गया और किन फंडों का द्वारा? ये हमारा जिला परिषद फंड से 15 वित्त आयोग से बोल भाई। ये हमारा 15 वित्त आयोग का फंड है, जिला परिषद के तरफ से हो रहा है और ये हमारा फर्स्ट टाइम फंड है। और जनता से हम लोग वादा किए थे कि फंड आने के बाद हम लोग आज हमारा ये 15 लाख का फंड है। हम लोग 5 जगह हम लोग शिलान्यास किए। सभी क्या है? अभी ये रोड बन रहा है, पीसीसी रोड का शिलान्यास। बात है कि 5 साल होने जा रहा है। 4 महीना पहले हम लोग का फंड है और हम लोग जनता से जो वादा किए थे, जो 15 लाख हम लोग को दिए, उसी में हम लोग काम करने का हम लोग को मौका मिल रहा है और बहुत खुशी का बात है। कितने? 8 पंचायत में। 8 पंचायत में।
वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अल रहमान स्टोर, जी हां, अब आपके बिल्कुल करीब, नियर अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, पहला मोड़, इस्लाम नगर, कपाली, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ भारत मिशन के तहत जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा एक नई पहल खाद्य कलश की शुरुआत की गई है। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों ने धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर विभिन्न स्थानों में इस कलश की स्थापना की। प्रत्येक दिन पूरे देश में 8 लाख टन पुष्प पूजा अनुष्ठानों में चढ़ाया जाता है, जिसे पूजा उपरांत विभिन्न जल स्रोतों में प्रभावित कर दिया जाता है। प्रवाहित पुष्प, बेलपत्र व अन्य पूजन सामग्रियों में सिंदूर की मात्रा होने की वजह से जल प्रदूषण के साथ साथ जलीय जीव जंतु और मनुष्य के लिए ये काफी हानिकारक होता है। इसे ध्यान में रखते हुए जुगसलाई नगर परिषद की ओर से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्वच्छता के दृष्टिकोण से खाद्य कलश की शुरुआत की गई है, जिसे जुगसलाई नगर परिषद के विभिन्न पूजा पंडालों व धार्मिक स्थलों में विस्थापित किया गया। जानकारी देते हुए जुगसलाई नगर परिषद की कर्मचारी सोनी कुमारी ने बताया कि इस खाद्य कलश को दुर्गा पूजा पंडाल समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों में स्थापित किया जा रहा है, ताकि फूल, पत्ती और अन्य पूजन सामग्रियों को श्रद्धालु इस कलश में डालें और नए सिरे से हाथ का निर्माण किया जा सके। उन्होंने बताया कि वायु, जल, थल संरक्षण के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। द्वारा हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत की है जुगसलाई नगर परिषद द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पूजा पाठ के दौरान आस्था के समय जो भक्ति के टाइम में हम लोगों का फूल, बेलपत्र लगे होते हैं, उसमें कुछ सिंदूर की भी मात्रा होती है। जब वो यूं ही चले जाते हैं जल स्रोतों में, तो वो जलीय जीवन को भी प्रभावित करते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सभी दुर्गा पूजा पंडाल समिति से अनुरोध कर रहे हैं कि ये खाद्य कलश जो है वो अपने पास लगाएं और एकादशी से लेकर दशमी तक जो भी पूजा पाठ के दौरान उत्पन्न फूल, पत्ती, बेलपत्र हुआ, हवन के दौरान राख वगैरह उत्पन्न हुए, वो इस कलश में रखें। इस कलश में वो नेचुरली खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर इसका पुनः उपयोग करके हम लोग फूल, पौधे इत्यादि लगा सकते हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, बल्कि हमारा जुगसलाई भी स्वच्छ रहेगा और नए पौधे भी हम लोग लगा सकते हैं। इधर मानगोदाई गुट्टू उत्तम गुप्ता हत्याकांड में सबसे बड़ा गुनहगार नंदलाल गुप्ता की गिरफ्तारी जल्द हो, इस मांग को लेकर परिजन एसएसपी से मिलने जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। उत्तम गुप्ता 3 बहनों में इकलौता भाई था। उत्तम की हत्या से घर का चिराग बुझ गया। सोमवार को उत्तम की तीनों बहनें, माता, पिता और बस्ती वाले न्याय की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एसएसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। उत्तम की बहन सुजाता कुमारी भावुक होकर बोली, भाई के हत्याकांड में सबसे बड़ा हाथ गुनहगार नंदलाल गुप्ता का है। उसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग करने एसएसपी से मिलने के लिए वे लोग पहुंचे हैं। सुजाता ने कहा, पिछले 4 महीने से वे लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। न्याय तो नहीं मिला। एकलौता भाई उत्तम गुप्ता को वो खो दी है। हमारे भाई का अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमें संतोष सर, आज 4 दिन हो गया, हमारा भाई निर्दोष था सर, मारा गया है सर। तो हमें इंसाफ चाहिए सर। अभी तक गुनाहगार पकड़े नहीं गए हैं सर। और सबसे ज़्यादा इसमें नंदलाल गुप्ता का हाथ था सर। वो और
वो भी जल्द से जल्द उन पे भी कार्रवाई किया जाए, उनको भी पकड़ा जाए सर। आज हम 4 महीना से सर हम कहाँ नहीं दौड़े, हमारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है सर। ये हमारा भाई का अपराधी पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। आप अभी बोल रहे 4 महीना से सर हमारे घर में अक्सर ऐसी झगड़ा होते रहती थी। आपको थाना में कंप्लेन नहीं किए है सर, हमें लौटा दिया जाता सर, कागज दिखाइए। पहले भी तो केस हुआ दोनों तरफ से कर दिया गया सर। पहले भी हुआ था ना केस। हाँ सर। तो आप क्या चाह रहे हैं? हमको न्याय चाहिए सर, मेरा भाई का अपराधी को पकड़ा जाए सर, मेरा भाई निर्दोष था। और दिव्यांग का प्रतिनिधि मंडल डीसी को ज्ञापन सौंपकर बकाये 4 महीने का पेंशन भुगतान करने की मांग की है। इधर सुदामा सिंह ने बताया, दिव्यांगों की पढ़ाई और घर खर्च पेंशन से चलता है। 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलता है। पिछले 4 महीने से पेंशन मिलना बंद हो गया है, काफी परेशानी हो रही है। क्या करते हैं आप लोग? करते तो अभी पढ़ाई है सर, और पेंशन के ही पैसा जो आती है महीने उसी से अपना चलता है सर, घर परिवार से। अब कितने महीने से रुका हुआ आप लोग? पिछले 3-4 महीने से रुकी हुई है सर। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी तो बहुत हो रही है सर। अब पैसा नहीं आएगी सर महीना तो परेशानी तो होगी ना सर। कितना पैसा आता था? 1000 महीने सर। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोगों 2 भाई है, 2 भाई ब्लाइंड है सर। कहाँ रहते हैं? सीताराम डेरा सलेग रोड। पेंशन ऑफिस गए थे पता करने, क्यों नहीं आ रहा? तो वहाँ कहते हैं कि आ जाएंगे, पिछले महीना आएंगे तो अगले महीना आएंगे, इस तरह से बोल देते हैं सर, आती नहीं है अकाउंट में पैसा। उधर मानगो गांधी मैदान में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से भूमि पूजन किया गया। समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया, यहाँ पर 2964 से दुर्गा पूजा होती आ रही है। इस साल सरकार की गाइडलाइन का पालन कर छोटा पूजा पंडाल बनाया जाएगा और सादगी ढंग से पूजा की जाएगी। हम लोग का गांधी मैदान में दुर्गा पूजा 1964 से होते आ रहा है और हम लोग इस बार बहुत छोटा, बहुत सिंपल तरीका से, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कोरोना का देखते हुए, उस हिसाब से हम लोग यहाँ एक छोटा माने सिंपली पूजा हम लोग करते हैं। आज हम लोग का भूमि पूजन था, 2-3 दिन लगेगा पंडाल बनने में। वहीं जमशेदपुर प्रखंड स्थित बाल विकास परियोजना गोलमुरी सह जुगसलाई में आज दिव्यांगों के बीच व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कान का मशीन बांटा गया। वहीं दिव्यांगों के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। बेटा
इधर माई दरबार सेवा संघ ने जिला प्रशासन से दुर्गा पूजा के दौरान ध्वनि विस्तार यंत्र लगाने की अनुमति देने की मांग की है। इधर संघ के सदस्य जितेंद्र सिंह ने कहा, दुर्गा पूजा के दौरान घरों से श्रद्धालुओं को दुर्गा स्तुति सुनने के लिए दुर्गा पूजा पंडालों में छोटा ध्वनि विस्तार यंत्र लगाने की अनुमति देने की मांग जिला प्रशासन से की गई है। माई दरबार सेवा संघ से हैं और हम लोग डीसी महोदय को इस संगठन के माध्यम से माताओं बहनों की बातों को डीसी महोदय तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे पूजा पंडालों में ध्वनिक विस्तारक, छोटे पैमाने पे ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने की अनुमति दें, ताकि हमारी जो व्रतधारियाँ हैं, जो बहनें हैं, माताएं हैं, आम जनमानस है, वे पूजा की स्तुति, माँ की स्तुति घर तक सुन सके और एक पूजा का माहौल बने, ताकि हमारे जनमानस इस वैश्विक महामारी में भी अपने घरों में भी रह के कम से कम माँ की स्तुति सुन सके। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला जिला के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकार के आदेश पर 176 आउटसोर्स कर्मी को हटा दिया गया है। इससे आक्रोशित होकर आउटसोर्स कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया तथा जमकर आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक साव ने आउटसोर्स कर्मियों का नेतृत्व करते हुए उनके हक की आवाज को उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी के समय इन कर्मियों ने अपनी जान लगाकर कार्य किया, लेकिन आज इन्हीं को हटाया जा रहा है, जो काफी गलत है। इसके खिलाफ आगे आंदोलन किया जाएगा। चाहे स्वीपर है, डेरसार है, फार्मासिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो ये सारे लोग आउटसोर्सिंग के तहत स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे थे। आज अचानक एक सेक्रेटरी के आदेश के अनुसार इन लोग को अचानक बेगत सूचना से सभी को हटा दिया गया। ये दुखद बात है, क्योंकि जब कोरोना महामारी, इतना बड़ा महामारी में अच्छे डॉक्टर लोग नौकरी छोड़ के घर भाग गए, उस टाइम आउटसोर्सिंग के लोग जो बहुत ही कम पेमेंट में, जो 6,000, 5,000, 8,000, 9,000, 10,000 का ये पर लैब टेक्नीशियन का 10,000 पेमेंट है, सुपार का 6,000 पेमेंट है, उस पेमेंट में इन लोग उस महामारी को लड़ाई में और पूरे हॉस्पिटल को इन लोग जिंदा रखा। और आज चाहे कोरोना का जांच हो, कहीं भी एक भी सरकारी डॉक्टर और एक लैब टेक्नीशियन नहीं था। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। फुफेरे चाचा ने फुफेरे भाई की बहू की पिटाई, जख्मी बहू एमजीएम में भर्ती। कोवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 1.5 लाख के जेवरात और 11,000 नकद पर फेरा हाथ। डीएलसी ने जारी किए फरमान, कंपनियों को हर हाल में 8.33% के हिसाब से देना पड़ेगा बोनस। और कोरोना संक्रमण काल में बंद बुनकर प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र फिर खुलने का बड़ा आसार, 500 महिलाओं को दिए जाएंगे प्रशिक्षण। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।